हे गाइस, आज मैं आपको बात करने वाली हूँ जो कि MPTET वर्ग 3 में बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हमारा है। हिंदी का वर्णमाला टॉपिक हम उठाएंगे। इसकी मेन IMP टॉपिक आपको बताऊंगी जो कि आपको पढ़ने में और पेपर में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। तो मैं आपको मेन बताऊंगी और इसके कुछ बाद में ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगी ताकि आपको ये समझने में आसानी हो और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप इन्हें समझ सके। तो सबसे पहले मेन IMP चीज़ें आपको बता देती हूँ। तो पहला है व्याकरण, जो कि व्याकरण में V प्लस आकरण अर्थात विश्लेषण हमारा जो मेन टॉपिक है जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, वो होता है विश्लेषण। विश्लेषण से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बनेंगे। तो ये हमारे IMP टॉपिक होने वाला है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आप नोट करते चली जाइए अगर आपको नोट करना हो तो, कि विश्लेषण एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें आपको मैं वर्णमाला का पूरा जो भी टॉपिक है पूरा टॉपिक क्लियर कर दूँगी। तो पहले मैं आपको एक सिंपल चीज़ें बता देती हूँ जो कि आपको समझ में आ जाएगा कि वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित को वर्णमाला कहते हैं। तो हमारा वर्णमाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इसमें ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द और पदबंध, उपवाक्य, वाक्य, भाषा, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पदबंध, वाक्य, उपवाक्य, भाषा, ये हमारे वर्ड जो इनके निकले हैं वो बन जाते हैं ऐसे। और ये जो वर्णमाला, एक नज़र आप इस पर डाल लीजिए इस चार्ट पे, आपको थोड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें सिंपल से लिखा है कि स्वर, व्यंजन, आयोग, ये क्या क्या वर्ड होते हैं। जो कि ये वर्णमाला होती है आ से लेके ज्ञा तक। तो इसमें क्या क्या शब्द, कैसे कैसे शब्द और क्या शब्द किसके क्या नाम है, तो ये वाला जो चार्ट है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे है वर्णमाला का वर्गीकरण, स्वर, व्यंजन, आयोग। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये हम अभी के लिए कुछ मेन क्वेश्चन आंसर भी लगा लेते हैं। एक बार आप इस चार्ट को देख लीजिए। ये वाला जो चार्ट है, ये वाला चार्ट भी मुझे IMP लगा है। इसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो, जैसे कि हम मान लेते हैं ता को, जो ता होता है का होता है, तो मतलब पूछ लेते हैं कि ये कौन सा शब्द है। ये हम जब ध्वनि निकलती है तो ये कहाँ से इनकी आवाज़ निकलती है। तो जैसे का कंठ यानी गला का जो रहता है वो, और दांत का, ये दांत से आप टच करके ही ता, शा और ला बोल सकते हैं। और ये दांत प्लस होठ को प्लस करके वा फा बोल सकते हैं। ऐसा सब कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब मैं आपको एकदम IMP चीज़ यानी कि अब ऑब्जेक्टिव कराने वाली हूँ। तो ये ऑब्जेक्टिव आप ध्यान से देख लेना है, बहुत ही ज़्यादा IMP होने वाले हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। जिस विधा द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोग आदि का ज्ञान होता है वहाँ है व्याकरण। ये गाइज अब मैंने बोल ही दिया था, क्योंकि हमारे फर्स्ट अभी ये स्टार्ट करते हैं। तो व्याकरण हिंदी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। दा, इसका ऑप्शन हो जाएगा दा, इसका ऑप्शन हो जाएगा दा कहलाते हैं। व्याकरण के विभाग है, तो व्याकरण के वर्ण, वाक्य, शब्द, ये सभी इसके विभाग है। मैंने आपको फर्स्ट चार्ट में बताया था जिसमें वर्ण, वाक्य, शब्द सभी थे। ओके, हम चौथे ऑप्शन पे आ जाते हैं जिसमें है ज्ञा वर्ण किन दो वर्णों की संयुक्त ध्वनि है। तो जो ज्ञा वर्ण है वो किन संयुक्त वर्णों की ध्वनि है, तो इनमें आ जाएगा 4 ज्ञा। आप गाइस इसका आंसर बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस जो ज्ञा होता है, ये ज्ञा, ये आपको इसका बोल के देखो, एक बार आप इसे बोल के देखो कि ज्ञा, तो इस ध्वनि में निकलेगा जा और ढा, जा ढा प्लस करके आप देखो ये ज्ञा निकलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है, स्वर सबसे पहले आते हैं आ से लेके आहा तक होता है। स्वर्ण जो कि है आ से लेके, तो ये स्वर तो क्या आहा तक होता है। तो वो क्या होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं।
आ ई ऊ ये 11 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला कहते हैं तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जैसे कि एक कोई सा सेंटेंस बन रहा है, जैसे कि व्यवस्थित वर्ण लिखे हुए हैं, उन्हें वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूलतः वर्ण की संख्या पूरी करके पूछा है, पहले स्वर पूछा था, अब पूरा करके वर्ण पूछा है, तो वो होता है 52 यानी 52। इनकी संख्या होती है कुल 52। अब 8वें पे आ जाते हैं, जिसमें लिखा है ओ का उच्चारण स्थान है। तो अभी मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया है कि ये ओ का उच्चारण स्थान क्या है। तो इस पे लिखा रहे कंठोच्च, मतलब अपन कंठ से बोलते हैं ओ ऐसा वाला। अभी गाइज इनके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो अगर आपने वो चार्ट अच्छे से नहीं देखा है तो एक बार वो चार्ट अच्छे से देख लेना। ए और ए का उच्चारण स्थान है, तो जिसे हम बोलते हैं ए और ए, तो ये कैसे बोल रहे हैं? तो कंठ, ना इसमें होठ मिल रहा है ना दांत मिल रहा है, इसमें मिल रहा है कंठ तालव्य, मतलब कंठ का ताल मिल रहा है इसमें। वर्ण विभाजन कहलाता है वर्णों को पृथक पृथक करना, वर्ण विभाजन कहलाता है। निम्न में से किसका उच्चारण स्वतंत्रता रूप से किया जा सकता है? तो ये हमारा क्लियर हो गया था, निम्न में से किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है? तो स्वर जो आ से लेके आह तक रहते हैं ना वर्णमाला में, उनमें से जो स्वर रहते हैं, स्वर सारे के सारे, उनका उच्चारण अच्छे से किया जा सकता है। मैं एक बार और आपको बता दूं, स्वर 11 प्रकार के होते हैं। अभी यहाँ से क्लियर करते हैं 12वां वाला। हिंदी वर्णमाला का समूह मूल्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी वर्णमाला को एक तो स्वर में बांटा गया है, जिसमें हम आ हा कहते हैं। इसी प्रकार से इन्हें 2 प्रकार में बांटा गया है। ये की क्वेश्चन आ गया हमारा, थोड़ा बड़ा है, आप इसको अच्छे से समझिए। अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में क्या अंतर है? अनुस्वार और अनुनासिक के उत्तर में क्या अंतर है दोनों में? तो हम इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं। जो अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है, अनु मतलब इसमें हवा जो होती है वो नाक से निकलती है, और जो अनुनासिक होता है उसमें हवा नाक और मुंह से निकलती है। अनुनासिक मतलब हवा जो कि हम बोलते हैं, अनुनासिक के जो भी वर्ड होते हैं अनुनासिक, इसे हम नाक और मुंह दोनों से इस्तेमाल होता है, इसमें सिर्फ नाक इस्तेमाल होती है इन वर्ड में। ठीक है, हमारा अब नेक्स्ट आ जाता है कि अम और आहा है, तो ये आयोग वहा है, इसका भी एक पूरा कॉन्सेप्ट है, तो ये आयोग वहा है। अभी आप ये समझ लीजिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, तो एक बार आप इससे देख लीजिएगा। पश्य स्वर है, पश्य स्वर है, तो पश्य जो है कौन सा स्वर है? वो होता है उ उल्लू का। यदि नेक्स्ट बोल लेते हैं, यदि आ या आ के आगे ई या ई आए तो दोनों के मिलने से ए बनता है। अगर यदि आ या फिर इनके आगे ई या ई आए, जैसे कि बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो आए तो दोनों को मिलने से ए बनता है। इसके बहुत सारे वर्ड आते हैं, तब देख लीजिए, जैसे कि आ और ई, ये हम संधिवाचक या फिर उसमें करते हैं ना अलग अलग, तो उसमें ए का जो वर्ड हम एक अलग अलग हम संधि में ये पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। हम संधि में पढ़ेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसमें बवाल आएगा, किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यात्रियों के बिना टकराए बाहर आती है? तो आघोष, जो आघोष वर्ण होता है उसमें उच्चारण में हवा स्वर यात्रियों से बिना टकराए बाहर आती है। हम दूसरा पढ़ लेते हैं, स्वरों तथा व्यंजनों के बीच का उच्चारण, जो स्वर और व्यंजन होते हैं उनके बीच को उच्चारण अंतस्थ उच्चारण व्यंजन कहलाते हैं। अब हम दूसरे पढ़ लेते हैं, थोड़े और बचे हैं 1 पेज के, उसके बाद आपको हम कल पढ़ाने वाले हैं संधि। तो आप देखते रहिए, वीडियो पे बने रहिए। तो इसमें है
कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं तो वो पलुत स्वर कहलाते हैं। वृत्ताकार स्वर है तो ओ। वृत्ताकार मतलब बता देती हूँ गाइस मैं आपको। वृत्ताकार मतलब होता है, वृत्ताकार जो होता है ये एक शेप है ओ। ये वृत्ताकार मतलब होता है सर्कल। इंग्लिश में कोई किसी को हिंदी में आता होगा, किसी को हिंदी में नहीं आता है, तो बाकी सर्कल होता है। जैसे कि हम ई बोलते हैं तो ई में सर्कल नहीं बन रहा है, ई में सर्कल नहीं बन रहा है, माँ में सर्कल नहीं बन रहा है। ओ बोलते हैं तो आपके होठ ऐसे गोलाकार वृत्ताकार बन जाते हैं, तो वृत्ताकार स्वर है ओ। अब इसमें लिखा है जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर है और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन है उसे कहते हैं अर्ध स्वर। मतलब ना तो व्यंजन है ना ही स्वर है, तो उसे हम अर्ध व्यंजन क्यों नहीं कह सकते। ऐसा भी किसी के पास वो आया होगा कि आधा स्वर है तो स्वर ही क्यों कहें, व्यंजन क्यों नहीं कहते हैं। मतलब ये तो पूर्ण रूप से व्यंजन होता है ना, इसलिए इसे नहीं कहते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, किस रूप में रेफ संबंधी प्रयोग हुआ है। रेफ तो ये आश्चर्य में रेफ का जो कि ये रेफ है, ये वर्ड आश्चर्य दोनों सेम है, इसका प्रयोग इसमें होता है। वर्णों के सही उच्चारण स्थान वाली जोड़ी है। इसमें लिखा है जैसे का बोलते हैं तो का में दांत टिकता है तो का में दांत नहीं टिकता है। और टा में ताल मतलब ताल मिलता है ये ज़ीबान का, और ऐसे ताल मिलता है तो नहीं मिलता है। चा में कंठ नहीं आता है आवाज़। और पा में ओष्ठ, पा में अपने होठ मिलते हैं, तो ये आ जाएगा इसका बा आंसर। अब नेक्स्ट मिलते हैं 24 वाला, तो ज फ ओ है तो ये आगत ध्वनि है, आगत ध्वनियाँ है। मतलब जा फ ये हवा निकल रही ना, इसमें आगत मतलब आगे हवा, तो वो हो जाएंगे आगत ध्वनियाँ। ओके, अब बोलते हैं ओम की स्वर का उदाहरण है तो पलुत। अभी एक और आया था हमारा क्वेश्चन कि जिन स्वरों में उच्चारण में दो मात्राएं से अधिक समय लगे, जैसे कि ये है पलुत, तो वो पलुत स्वर होते हैं। ठीक है, ये वाला जैसे कि इसमें होते हैं ओम, इसमें क्या हो रहा है दो मात्राओं से अधिक समय लग रहा है, इन दो मात्राओं की वजह से अधिक समय लग रहा है, तो ये पलुत। वर्ण ध्वनियाँ के रूप में होते हैं, तो वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप में होते हैं। जो कि वर्ण रहता है, वर्ण आपको मैंने बताया था अभी क्या होता है, वर्णमाला पूरी, और ध्वनि जो कि हम इनको बोलते हैं तो ध्वनि निकलती है, तो ये दोनों लिखित रूप में होते हैं, लिखने के रूप में। हलंत युक्त व्यंजन तब लिखा जाता है जब व्यंजन में आ की मात्रा नहीं होती है। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो कि उच्चारण मतलब हम बार बार किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं, उसमें जो समय लगता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। मूल स्वर 4 प्रकार के होते हैं। तो आपको पता ही होगा। जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुंह से होता है वो कहलाते हैं, वह अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे इसमें दे रखा है यहाँ पे, ये बा वाला आएगा, इसमें अनुनासिक कहलाते हैं। च छ झ झ उदाहरण है तो ये स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के, ये गाइस ये 4 ही वर्ड होते हैं जो कि स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के उदाहरण होते हैं। तो इनको एक बार अच्छे से रट लेना, बोल लेना, याद कर लेना। ब्ला घात कितने प्रकार का होता है, तो ब्ला घात 3 प्रकार के होता है। निम्न द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, तो इनको 4 भागों में बांटा गया है। शा वर्ण है, तो जो शा है ये सिर्फ जो संस्कृत शब्द रहता है ना उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, तो ये संस्कृत से लिया गया है, तो ये केवल संस्कृत शब्दों में आता है। जहाँ शा और शा वर्ण एक साथ प्रयुक्त होते हैं वहाँ का सा पहले आता है। जैसे कि एक वर्ड आपने देखा होगा, जैसे कि ये मैं आपको वर्ड लिख देती हूँ, विशेष।
इसमें गाइस इसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि जहाँ शा और शा, इसमें शा भी आ रहा है, इसमें शा भी आ रहा है, लेकिन पहले ये वाला शा आता है, तो ये आप लगा सकते हो। ठीक है। बोलते समय सुर का आरोह अवरोह कहलाता है, तो वो अनुतान कहलाता है। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, व्यंजन वर्णों के विषय में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो व्यंजन वर्णों में उच्चारण में वायु मुंह में विभिन्न भागों में घर्षण कर हुई निकलती है, तो ये तो सही है। व्यंजन वर्णों में मात्रा सहित लिखा जाता है, ये भी सही है। अपने मूल रूप में व्यंजन वर्ण हलंत के साथ लिखे जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता। उसमें बहुत सारे मात्राएं लगी होती है या फिर ऐसा लगा होता है, तो एक अच्छे रूप से स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसमें आएगा सा। इसी के साथ हमारी क्लास ख़त्म होती है। कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संधि का टॉपिक, तो आप कल की क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में।